नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर नेचर ऑफ ईएम वेव। सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रांसफ़र का मीनिंग ये है कि सपोज हम सीधा जा रहे हैं, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलरली ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई वेव आपकी तरफ आ रही है लेकिन जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई वेव ऐसे जा रही हो और मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करें तो इसे कहते हैं कि ये ट्रांसफर नेचर की वेव है। ट्रांसफर मतलब जिस तरफ हमारी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमारी जो ईएम वेव है वो भी ट्रांसफर नेचर की है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसको अब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसीलिए ईएम वेव को भी हम ट्रांसफर नेचर का मानते हैं। अगले चैप्टर में पता लगेगा हमें, लास्ट वाले चैप्टर में वेव्स में 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो हमारी ईएम वेव, जो वेव दो टाइप की होती है, ट्रांसफ़र एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसफ़र में हमने ये बड़ा इजीली और बड़े कंसेप्चुअल वे में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई वेव चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल उस पर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ईएम वेव की ट्रांसफ़र वेव कैसे निकालेंगे, हम ये निकालेंगे, प्रूव करेंगे ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी स्पीड ऑफ ईएम वेव के। तो अगर ये बात प्रूव होगी कि जिस तरफ हमारी ईएम वेव जा रही है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ईएम वेव ट्रांसफ़र है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे अभी। लेट अस सपोज एक फ्रेम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहां पे हम एक क्यूब लेते हैं, ये क्यूब है, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये ले लो आई, ये सॉरी ये तो ये एक्स्ट्रा जी आ गया एक। ये हमारा जी है और ये हो गया एच। हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारी ईएम वेव है वो इस तरफ जा रही है विद स्पीड c। ये हमने सपोज किया है। एक चीज और सपोज करेंगे कि ये जो सरफेस है ए बी सी डी, इसके राइट साइड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, और लेफ्ट साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी अभी नॉन जीरो है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, ये हमने सपोज किया है। अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ले रहा हूं, बाद में मैं मैग्नेटिक फील्ड का लूंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज बाय एक्स एंड टाइम टी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वेव एक्स की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में और टाइम के साथ, बट नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू y एंड z। मतलब y और z में इसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है
तो जिधर हमारी वेव जा रही है उधर ही चेंज हो रहा है, ऐसा हमने सपोज किया है, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं। तो अब देखिए इसको आगे हम कैसे प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब हमने इसके अंदर कोई भी चार्ज सपोज नहीं किया हुआ, हमने नहीं सपोज किया कि इसके अंदर कोई भी चार्ज है। तो इन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पूरे क्यूब के अंदर, ABCD EFGH क्यूब के अंदर, वो इक्वल होना चाहिए क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसा हमने सपोज नहीं किया, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। और वैसे भी नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज से अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारी EM वेव ट्रांसफर नेचर की है, तो अभी हमने कोई चार्ज इसमें नहीं लिया। तो अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E.ds, क्योंकि 6 इसके सरफेस होते हैं, 1 2 3 4, सामने वाला 5, पीछे वाला 6, तो 6 के 6 सरफेस लिख लो। तो ये वाला सरफेस कौन सा है, ABCD, यानी ये वाला ABCD, और पीछे वाला कौन सा है इसके, ये है EFGH। दोनों आमने सामने लेने चाहिए। सिमिलरली ये वाला कौन सा है, EFCD। EFCD, इसके अपोजिट कौन सा है, ABGH, और एक ये हो गया AHED, और इसके बैक साइड है BCFG। तो मैंने पेयर में बनाए हैं। अब देखो ये वाले पेयर किस तरफ है, EFCD, और ये ऊपर है। तो ये जो पेयर है हमारा Y की तरफ है, और AH उल्टा कह गया, हाँ ये Y की तरफ है, ये हमारा है Z की तरफ। ये Y की तरफ है, ये Z की तरफ। और वो हम पहले ही कह चुके हैं कि Y की तरफ और Z की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही नहीं रही, उधर जा ही नहीं रही। अगर उधर जा ही नहीं रही तो उधर फ्लक्स आएगा ही नहीं। तो ये ऑलरेडी फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, बिकॉज इन Y एंड Z there is no change in electric field, ये हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं। तो फिर हमारे पास बचा क्या, सिर्फ यही वाला। तो इसको यहां लिखता हूं मैं, E.ds जो कि हमारा है ABCD में। अब सपोज यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जो जा रही है, यहां से हम कह रहे हैं एंटर हो रही है, यहां से निकल रही है, ये EX है, ये EXI है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा EX, इसका एरिया इधर ही होगा DS, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे S, cos 0 डिग्री है दोनों में, तो इसका आंसर आएगा EXS। इस वाले का, इस वाले का क्या आएगा, E.ds EFGH, यहाँ पे E-X लिख लेते हैं हम। एरिया इसका S है, बट यहाँ पे ये 180 डिग्री होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होता है, इसका एरिया इस तरफ होता है। तो ये शो करेगा हमारा -E-X इंटू S। तो इस वाली टर्म में जब हम वो वैल्यू डालेंगे तो ये क्या आएगा कि ES माइनस E-XS इज इक्वल टू 0,
इसमें से हमने S कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो जो हमारा नेट फ्लक्स 0 है वो कब होगा, उसकी ये कंडीशन आ गई अब हमारे पास। अब यहां पे देखो, ये 0 कब होगा, जब Ex इक्वल टू EX डैश होगा। या तो ये हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि Ex और EX डैश दोनों की वैल्यू 0 हो, क्योंकि S तो नॉन जीरो है, क्योंकि एरिया तो हो सकता है वो 0 नहीं होगा। तो इस चीज को 0 करने के लिए ये वाली जो टर्म है ये 0 कब हो सकती है, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। तो मैं पहली कंडीशन लेता हूं पहले, कि मान लो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी ही लीव कर रही है, तभी फ्लक्स 0 हो सकता है। अगर ये दोनों फील्ड इक्वल है तो हम कहेंगे कि फील्ड आपकी स्टैटिक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था, व्हेन फील्ड आर इक्वल देन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज, यानी फील्ड आपकी स्टैटिक है, चेंज नहीं होगी, चलेगी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चलेगी तो ईएम वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो फिर तो ये बात ही खत्म होगी, इलेक्ट्रिक ईएम वेव आएगी ही नहीं। तो ये केस हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं यहां पे इसको थोड़ा लिख देता हूं, वो याद रहेगी बात। होप आप लोगों ने ये लिख लिया सारा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, केस 1, इफ Ex इक्वल टू EX डैश, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तो ईएम वेव इज नॉट प्रोड्यूस। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक, सो नो ईएम वेव प्रोड्यूस। तो इसका मतलब ईएम वेव भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये हमारा मानना गलत है। अब हम सेकंड देखते हैं, केस 2, इफ Ex इज इक्वल टू EX डैश इक्वल टू 0, फिर तो एक ही केस बचता है। अगर इक्वल नहीं हो सकती, S 0 नहीं हो सकता, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सपोज किया है कि नॉन जीरो है एक्स एक्सिस में, वो गलत सपोज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव की डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव की डायरेक्शन में जाती तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, जितनी फील्ड अंदर गई उतनी बाहर गई, तभी तो हम कहते हैं फ्लक्स 0 है। बट फ्लक्स हमारा 0 तभी होगा जब ये दोनों 0 होंगी। ये तो हम सपोज नहीं कर सकते कि ईएम वेव भी प्रोड्यूस हो रही है और फ्लक्स भी 0 है। तो फ्लक्स 0 तभी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस तरफ ना जाए। तो फिर अगर वो उसके पैरेलल नहीं जा रही तो वो क्या होगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो हेंस प्रूफ कि ईएम वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ईएम वेव। सो हेंस प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की डायरेक्शन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को पहले कह देंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में है, बाद में उसको प्रूव कर देंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ईएम वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ईएम वेव आपकी क्या है, ट्रांसफर नेचर की है। देखिए इसको, नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।